कहानी उस समय की है जब भारत में राजाओं का शासन हुआ करता था। तब रघुराई नगर में राजा भद्रा राज्य किया करता था। उनके 3 बेटे थे। उन तीनों बेटों के नाम धारा, कंच और चंद्रा था। राजा भद्रा बहुत गुस्सैल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी प्रजा तथा उनके सभा के लोग उनसे डरते रहते थे। यहाँ तक कि उनके पुत्र भी उनके स्वभाव के कारण उनसे दूरी बनाकर रखते थे। मंत्री जी, मैंने आपसे कुछ कहा था। मैंने कहा था कि कर को 3 गुना बढ़ा दीजिए। आपने अभी तक किया क्यों नहीं? महाराज, आपको तो पता ही है कि हमारे राज्य में किसी भी किसान के पास ज्यादा खेत नहीं है। वे उसमें सिर्फ इतना ही अनाज उगा पाते हैं कि वे पूरे साल अपना गुजारा कर सकें। फिर वे इतना कर कहां से लाकर देंगे? मंत्री जी, मैंने जो कहा है वो करिए। ये मेरी समस्या नहीं है। राजा के इसी स्वभाव के कारण उनकी प्रजा सदैव उनसे नाराज रहती थी। लेकिन सबको अपने प्राण प्यारे थे, इसीलिए कोई भी उनकी बात के विरुद्ध नहीं जाता था। एक दिन राजा के मन में एक विचार आया। राजा ने धारा, वृक्ष और चंद्रा को अपने पास बुलाया और तीनों से बारी बारी से पूछा, बेटा, तुम लोग मुझे कितना प्यार करते हो? बड़े बेटे धारा ने कहा, पिताश्री, मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि उसके आगे हीरे मोती जवाहरात भी कुछ नहीं है। बेटा दक्ष, तुम बताओ, मुझे कितना प्रेम करते हो? पिताश्री, जितना प्रेम मुझे अच्छे अच्छे भोजन और पकवानों से है, उससे कई ज्यादा प्रेम मुझे आपसे है। राजा अपने मझले बेटे की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और अपने सबसे छोटे बेटे चंद्रा से पूछा, पुत्र, तुम बताओ, कितना प्रेम करते हो मुझे? पिताजी, आप मुझे उतने प्यारे हैं जितना कि नमक। उसकी यह बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने सबसे छोटे बेटे से कहा, बेटा, तुम फिर से सोच समझ कर बताओ, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? पिताश्री, मैंने बिल्कुल सत्य कहा है, मुझे आप नमक जितना प्रिय है। यह सुनकर राजा आप बबूला हो गया और कहने लगा, लगता है तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। सैनिकों, यहाँ आओ और इस नालायक धूर्त को ले जाकर जंगल में इसका सर कलम कर दो। सैनिक राजकुमार की हत्या करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन राजा का हुक्म था, वे कैसे टालते। अपनी जान बचाने के लिए सैनिक राजकुमार को जंगल की ओर लेकर चल पड़े। जंगल में पहुंचकर सैनिकों ने राजकुमार से कहा, राजकुमार जी, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हम आपको मारना बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए हम आपको जिंदा छोड़ रहे हैं। लेकिन आपको याद रहे कि आपको इस राज्य में दोबारा लौट कर नहीं आना है। लेकिन अगर पिताजी को पता चला तो वो मेरे साथ तुम लोगों को भी मार देंगे। राजकुमार जी, इसका उपाय मेरे पास है। क्या उपाय है सैनिक जी, बताइए मुझे। आप हमें अपना कोई वस्त्र दे दीजिए। हम किसी जानवर को मारकर उसका रक्त उसमें लगा देंगे, जिससे राजा को यकीन हो जाए कि मैंने आपको मार दिया है। लेकिन राजकुमार जी, आपको हमको एक वचन देना होगा कि आप इस राज्य में दोबारा लौटकर कभी नहीं आएंगे, नहीं तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है सैनिक जी, मैं वापस राज्य लौटने की गलती कभी नहीं करूँगा। राजकुमार ने अपना एक वस्त्र निकाल के सैनिकों को सौंप दिया। जैसी योजना बनाई थी, सैनिकों ने वैसे ही किया। वे जंगल में हिरन का शिकार करने लगे। हिरन का शिकार करके उसका रक्त कपड़ों में लगा के सैनिक महल की ओर चल पड़े।
सभा में बैठे हुए थे। वहां जाकर सैनिकों ने कहा, महाराज, आपने हमें जैसा कहा था हमने उसी प्रकार राजकुमार का सर कलम कर दिया है। मेरा पुत्र मेरे लिए बहुत प्रिय था, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से आज उसकी मृत्यु हो गई। तुम सब लोग कान खोल कर सुन लो, यदि किसी ने ऐसी धूर्तता की तो उसका भी सर धड़ से कलम कर दिया जाएगा। इसके बाद पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि राजकुमार की मृत्यु हो गई है। उधर राजकुमार पूर्व की ओर बढ़ चला। एक दिन भूखा प्यासा राजकुमार एक महल के पास से गुजरा। वहाँ पर खड़े द्वारपाल ने उससे पूछा, अरे भाई, देखने में तो तुम बहुत तेजस्वी लग रहे हो, लेकिन तुम्हें पहली बार यहाँ पर देखा है। कौन हो तुम? नाम बताओ अपना। मेरा नाम चंद्रा है और मैं अत्यंत भूखा हूँ। भूख के कारण मुझसे चला नहीं जा रहा है। क्या तुम भूखे हो? तुम्हें हमारे राज्य के बारे में पता नहीं? यदि हमारे महाराज को पता चल गया कि तुम भूखे हो तो वो हमारे खाद्य मंत्री को मृत्यु दंड दे देंगे। हमारे राज्य में कोई भूखा सोए ये हमारे राजकुमार को बर्दाश्त नहीं। इसीलिए हमारे राजा ने यहाँ की प्रजा के लिए काफी प्रबंध कर रखे हैं। तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको भरपेट भोजन कराएंगे। सैनिक राजकुमार को महल के अंदर ले गया। राजकुमार ने भरपेट भोजन किया। जब भोजन करके राजकुमार महल से बाहर निकल रहे थे, तब उन्होंने दीवार पर टंगी एक तस्वीर को देखा, जिसे देखकर वे बहुत अचंभित हो गए। सैनिक की भी नजर उस तस्वीर पर पड़ी। अरे, आप तो इस राज्य के कोई मुख्य पदाधिकारी लगते हैं, क्योंकि यह तस्वीर तो आपकी ही है। जरूर ही आप मेरी परीक्षा लेने आए थे, जिसे मैंने उत्तीर्ण किया है। अरे, यह मैं नहीं हो सकता, यह तो असंभव है। अरे, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको साफ साफ नजर नहीं आ रहा? सामने कहीं तस्वीर आपकी ही तो है। जब राजकुमार इस बात को नकारने लगा, तो सिपाही उसे राजकुमार के पास ले गया। अरे मित्र, तुम कहाँ चले गए थे? हमने तुम्हारा कितना इंतजार किया। मैं आपका मित्र कैसे? मैंने तो आपको पहली बार देखा है। अरे मित्र, तुम्हें याद है एक बार हम दोनों शिकार पर गए थे और मेरे घोड़े का पैर टूट गया था, तो तुम मुझे अपने राज्य ले गए थे और मेरे घोड़े का उपचार कराया था। अरे हाँ, मुझे याद आया। तुम्हारा नाम श्यामा कुमार है ना? अरे हाँ मित्र, तुम्हें तो याद आ गया। चलो मित्र, हम बगीचे की तरफ चलते हैं, हमें तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। इसके बाद दोनों बगीचे में टहलने निकल जाते हैं। और श्यामा कुमार चंद्रा से कहता है, अरे मित्र, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? चंद्रा बीते कुछ दिनों की बातें अपने मित्र श्यामा को बताता है। इसके बाद राजकुमार चंद्रा अपने मित्र के साथ उसी महल में रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। श्यामा कुमार की बहन सुभद्रा को राजकुमार चंद्रा से प्रेम हो जाता है। यह बात सुभद्रा अपने भाई को बताती है। श्यामा कुमार अपनी बहन का विवाह राजकुमार चंद्रा से करने का निर्णय करता है। मित्र, मेरी बहन तुमसे प्रेम करती है और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती है। क्या यह तुम्हें मंजूर है? मित्र, यह मुझे मंजूर तो है, लेकिन मित्र, तुम्हें याद रहे, मैं तुम्हारी बहन को लेकर अपने राज्य वापस नहीं जा सकता। ठीक है मित्र, मैं तुम्हें अपने राज्य का कुछ हिस्सा दे दूंगा, जिसमें तुम राज्य कर सकते हो और अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। यह सुनकर राजकुमार चंद्रा बहुत प्रसन्न होता है और श्यामा कुमार अपनी बहन का विवाह राजकुमार चंद्रा के साथ करा देता है। धीरे धीरे कुछ वर्ष बीत गए। धीरे धीरे राजकुमार चंद्रा को अब अपने पिता की याद आने लगी। अब धीरे धीरे राजकुमार चंद्रा दुखी रहने लगा। वह हर वक्त यही सोचता कि पिताश्री ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसका ऐसा स्वभाव देखकर उसकी पत्नी ने उससे पूछा, सुनो जी,
मालिक, आप इतना उदास क्यों रहते हैं? चंद्रा ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। यह सुनकर उसकी पत्नी को बहुत दुख हुआ और वह बोली, क्यों ना आप अपने पिताजी को भोजन पर आमंत्रित करें। राजकुमार चंद्रा ने अपने राज्य के द्वारा अपने पिताजी भद्रा को आमंत्रित करवाया, लेकिन राजकुमार ने अपना नाम गुप्त रखा। नए राज्य से आमंत्रण पाकर राजा भद्रा बहुत प्रसन्न हुए और अगले ही दिन वे उस राज्य के लिए रवाना हो गए। राजा भद्रा उस राज्य के राजा से मिले, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के कारण वे राजकुमार चंद्रा को पहचान ना सके। राजकुमार चंद्रा ने अपने बावर्चियों को आदेश दिया कि राजा के लिए जो पकवान बनाए जाएंगे उसमें किसी में भी नमक नहीं डाला जाएगा। यह सुनकर बावर्चियों को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन अपने राजा के आदेश को कौन टाल सकता है। तरह तरह के पकवान बनाए गए और राजा भद्रा के सामने पेश किए गए। राजा भद्रा ने सभी व्यंजनों को चखा, लेकिन किसी भी व्यंजन में उन्हें जरा सा भी नमक नहीं मिला। राज्य के सभी लोग बहुत रुचिपूर्ण भोजन कर रहे थे, इसलिए महाराज किसी से भी कोई प्रश्न न कर सके। 3 दिन लगातार यही सिलसिला चलता रहा। महाराज सिर्फ अपनी भूख शांत करने जितना ही भोजन कर पाते थे। अब राजा भद्रा बहुत ऊब चुके थे। अपने साथ आए एक मंत्री से पूछा, तुम्हें यहाँ का भोजन कैसा लगता है? हुजूर, मैंने यहाँ पर जितने भी पकवान खाए उसमें किसी में नमक ही नहीं था। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, किसी भी पकवान में नमक नहीं था। दोपहर में जब भोजन किया जाएगा तो मैं नौजवान राजा से इस बात का जिक्र अवश्य ही करूँगा। दोनों राजा दोपहर में एक बार फिर इकट्ठा हुए। तब राजा भद्रा ने कहा, महाराज, अभी तक यहाँ पर मैंने जितने भी पकवान खाए हैं उनमें से किसी में भी नमक ही नहीं था। नमक के बगैर भोजन एकदम बेस्वाद था। नहीं महाराज, हमारे राज्य में भरपूर मात्रा में नमक पाया जाता है। यहाँ तक कि तो हम कई देशों में नमक का आयात करवाते हैं। ऐसी बात है तो आपके किसी भी पकवान में नमक क्यों नहीं है? महाराज, दरअसल बात यह है कि मैंने अपने बावर्चियों को आदेश दिया था कि आपके किसी भी भोजन में नमक न डाला जाए। मुझको यह बात पता चली थी कि आपको नमक से परहेज है और आप कभी नमक का प्रयोग नहीं करते। लेकिन महाराज, आपको यह बात किसने कही? हम भला बिना नमक के कैसे जिंदा रह सकते हैं? मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे नमक बहुत पसंद है। भला बिना नमक के इन सब पकवानों का क्या महत्व रह जाता है? यह सब बेस्वाद महसूस होते हैं। राजकुमार चंद्रा अपने मन में सोचने लगे, अब वह समय आ गया है कि पिताजी को सत्य बताया जाए। महाराज, कई वर्ष पहले जब आपके सबसे छोटे बेटे ने आपसे कहा था कि वो आपसे इतना प्रेम करता है जितना कि भोजन में नमक, तो आपने उसे मरवा दिया था। यह आपको याद है ना? यह सुनकर राजा भद्रा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत राजकुमार चंद्रा को पहचान लिया कि वे उनका सबसे छोटा बेटा चंद्रा है। मेरे प्यारे बेटे, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत ही बड़ी गलती की थी। तुम्हारा अर्थ दूसरा था, किंतु मैं समझ नहीं पाया और मैंने अर्थ का अनर्थ कर दिया। मुझे माफ कर दो पुत्र। पिताश्री, हम बहुत दिनों बाद मिले हैं और आपको अपनी गलती का पश्चाताप भी है। अब हमारे बीच कौन सा ईर्ष्या दोष। इसके बाद दोनों अपने अपने राज्य में राज्य करने लगे और तीज त्योहार पर एक दूसरे के राज्य आने जाने लगे। इसीलिए कहा गया है, कुछ करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए। राजा की एक गलती ने उसे और उसके बेटे को अलग कर दिया था, लेकिन नियति ने उन्हें फिर मिला दिया। क्या हुआ बेटा? आज चुपचाप है, वीडियो नहीं बनाएगा? नहीं मम्मी, लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। वीडियो बनाते जा बेटा, एक दिन लाइक आएगा। गाइस, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके दिखा दो कि आप लोग मुझे कितना सपोर्ट करते हो।